हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरू की गई है। इस सीरीज में जनवरी 2021 से लेके लेटेस्ट सितंबर तक के टॉप 300 करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है, यानी फर्दर हम आगे 100 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं वे नोट्स बना लें, और जो लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 50 रुपये फ़ी पे करनी होगी। पेमेंट डिटेल और PDF कैसे प्राप्त करनी है इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे आप इन PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 3 PDF दिए जाएंगी, जिनमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर्स लिखे होंगे। आंसर की अलग से दी जाएगी, डिटेल्ड आंसर की होगी, यानी प्रत्येक करंट अफेयर की व्याख्या की गई होगी। ठीक है, तो PDF प्राप्त करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप उसका टेस्ट दें और अपनी तैयारी को जांचें कि आपको कितना याद है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो करंट अफेयर्स की इस PDF को ज़रूर प्राप्त करें। फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपका उत्तर होगा केरल। लैंगिक समानता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। अंतिम पायदान पर बिहार को रखा गया है। लेकिन एग्जाम में ये दोनों ही प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न क्या आएगा कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा प्रक्षेपित जुरोंग रोवर अपने किस वैज्ञानिक मिशन पर पहुंचने में सफल रहा? ठीक है, क्या है ये है जुरोंग रोवर। ये कहाँ पर पहुंचने में सफल रहा? मंगल ग्रह पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका पूरा नाम है जुरोंग तियानवेन। ठीक है, मंगल ग्रह पर यह पहुंचने में सफल रहा। इसके साथ ही चाइना मंगल पर पहुंचने वाला रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है, जबकि रोवर को पहुंचाने वाला यह विश्व का दूसरा देश बन गया है। रोवर को पहुंचाने वाला पहला देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा अमेरिका। क्लियर। चीन के जुरोंग तियानवेन 1 का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जल एवं जीवन की संभावनाओं का पता लगाना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता को कोरोना तथा वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तरफ से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान किस शहर का रहा? तो हाल ही में भारत सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। इस सूचकांक में बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा। बेंगलुरु को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश का सबसे अच्छा शहर बताया गया है रहने के लिहाज से, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर को सबसे अच्छा शहर माना गया है। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला शहर को सबसे अच्छा शहर बताया गया है। 10 लाख से कम आबादी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक आबादी में कौन सा शहर सबसे अच्छा है, रहने लायक है? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसको लगाएंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, कहाँ पर? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर इस सोलर संयंत्र को बनाया जाएगा। याद रखेंगे किस बांध की बात यहाँ पर की जा रही है? ओमकारेश्वर बांध की बात की जा रही है। किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और इसी पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी रहेगी? 6000 मेगावाट। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन यानी सेरा के द्वारा। किस अवार्ड से? वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व के सम्मान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार देश तथा दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो उनका योगदान है उसको सम्मानित करने की दृष्टि से यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रशिया वगैरह टिक कर देंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा फिलीपींस के साथ। ठीक है, भारत और फिलीपींस ने समझौता किया है ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु। भारत के किस प्रांत को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बेहतर ढंग से लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया। लगभग 2,42,00,000 किसानों को इसने लाभ पहुंचाया है। कितने किसानों को? 2,42,00,000। ठीक है, ये डेटा जो है वो 24 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया कि राज्य के किसानों को लगभग 27,286 करोड़ रुपए अनुदान स्वरूप दिए जा चुके हैं। तो बात कर लेते हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या आखिरकार। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। याद रखेंगे कहाँ से किया गया था इसकी शुरुआत? गोरखपुर से। ठीक है, किस तारीख को? 24 फरवरी 2019 को। और जबकि ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है, यानी इसे पिछले वर्ष से लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित किया गया था। और ये जो आर्थिक सहायता है 6,000 रुपये की, ये 3 किस्तों में दी जाएगी 4-4 महीने के अंतर पर। ठीक है, एक किस्त कितने रुपए की होगी? 2,000 रुपये की होगी। ठीक है, और प्रत्येक किसान अब इसका लाभार्थी है। पहले जब ये योजना इसकी घोषणा की गई थी तब ये सुनिश्चित किया गया था कि किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन बाद में कृषि योग्य भूमि की जो स्वामित्व की बाध्यता थी 2 हेक्टेयर वाली, इसे 31 मई 2019 को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 31 मई 2019 को। तो याद रखेंगे, लॉन्च किया गया 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ये लागू कब से है? 1 दिसंबर 2018 से। 2018 से इसीलिए इसे लागू किया गया क्योंकि आप जानते हैं 2019 में इलेक्शंस थे और प्रधानमंत्री चाहते थे कि कम से कम एक इंस्टॉलमेंट किसानों को मिल जाए, इसीलिए उसे 2018 से लागू कर दिया गया ताकि 4 महीने का वो गैप पूरा हो जाए और एक इंस्टॉलमेंट दी जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय चुनाव थे। तो आप ये याद रखेंगे और जैसे ही चुनाव जीतते हैं 31 मई 2019 को वह घोषणा करते हैं कि 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व की बाध्यता थी उसे समाप्त किया जाता है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको आप याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे इसे बेहतर ढंग से लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो ये है आपका सऊदी अरब। ठीक है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब में महिलाएं सेना में प्रवेश कर सकती हैं, जहां उन्हें सैनिक और लॉस कॉर्पोरल सार्जेंट, स्टाफ सार्जेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वर्ष 2019 में महिलाओं को सेना में जाने की योजना की घोषणा पहली बार सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। अब उन्हें सशस्त्र बलों में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो ये काफ़ी चर्चा में थी। ये कहाँ पर पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कितने साल पुरानी है?
17,000 साल पहले। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक किसकी पेंटिंग है? तो याद रखेंगे कंगारू की पेंटिंग है। इसके ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी चट्टान कला होने का दावा किया गया है। 2 मीटर लंबी यह कलाकृति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले क्षेत्र में पाई गई। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो ऑलमोस्ट 72 घंटे के अंदर हर हाल में जो भी जानकारी आपके द्वारा पूछी जाएगी उसे प्रदान करना होगा। किसके अंतर्गत? नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत। इसका पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। इसी के अंतर्गत 72 घंटे के भीतर अधिकृत एजेंसियों को जानकारी देनी होगी। अगला प्रश्न है, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो आपका उत्तर होगा जापान के साथ। भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी का नाम आप जानते हैं इसरो है। जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा है। ठीक है, इसके साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी की जाएगी। इसके साथ चावल की फसल के क्षेत्र पर भी निगरानी रखी जाएगी। क्लियर हो गया? तो याद रखना है इसरो और जापान के बीच इस तरह का समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई संजीवनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ई संजीवनी नामक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। इस डिजिटल सेवा ने देश भर में औसतन 35,000 रोगियों के साथ हाल ही में 3 मिलियन परामर्शी को यानी एडवाइजरी को पार किया है। तमिलनाडु परामर्श की संख्या में सबसे आगे है, तो ये पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? सबसे आगे कौन है? ई संजीवनी। इस टेलीमेडिसिन सेवा का प्रयोग करने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो राज्य हैं उनमें जो भी रहने वाले हैं, अगर वो किसी प्रकार का चिकित्सा परामर्श चाहते हैं तो इस टेलीमेडिसिन सेवा के अंतर्गत उन्हें परामर्श दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास पहल को शुरू किया है? तो ये देश है आपका अमेरिका। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव विभाग की उपस्थिति में यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह पहल लॉन्च की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपका उत्तर होगा अमेजन के साथ। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम के तहत AWS छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करेगा, उन्हें प्रशिक्षित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1000 मदरसा बंद कराने और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो आपका उत्तर होगा बिहार ने। बिहार ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया और इस नीति के शुभारंभ के साथ ही एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। क्लियर? अगला प्रश्न है, हाल ही में सामिया सुलूहु हसन किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की बनी? ये बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तंजानिया की राजधानी क्या है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने की रोजगार नीति को मंजूरी देने वाले 2 भारतीय राज्य कौन से बन गए हैं? तो ये है आपका हरियाणा और झारखंड, जहां पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में यानी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% का आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है,
हाल ही में भारत सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना किया गया है? 49% से बढ़ाकर इसे किया गया है 74%। इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य है विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें, तो निवेश को आकर्षित करने के लिए ही एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% 74% किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि संगठन के निर्माण किसने किया था? भारत। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत और किस देश ने इस संगठन की स्थापना के लिए पहल की थी। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है? आपका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। इसके साथ आपको याद होगा पहला राज्य कौन सा बना था? आपका उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम कब बना था? वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पहली महिला महानिदेशक बनी है विश्व व्यापार संगठन की, जिनका नाम है नोजी एकोंजो इवेला। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, बात करें विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप जानते हैं जिनेवा में है, और ये नाइजीरिया की हैं नोजी एकोंजो इवेला, जो कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला निदेशक है, डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिक्स 21 हिंद महासागर में संपन्न किस देश का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो फरवरी 2021 में सुर्खियों में था? तो ये भारत की नौसेना के द्वारा अकेले किया जाता है ट्रॉपिक्स 21। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में किया गया। तो आपका उत्तर होगा भारत। ठीक है, इसके पहले सी विजिल किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी भारत की नौसेना के द्वारा किया जाता है सी विजिल नौसेना अभ्यास। और उसके साथ आपको याद रखना है कौन सा अभ्यास होता है? एमफेक्स। एमफेक्स अभ्यास ये भारत की संयुक्त सेनाओं के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है, यानी इसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं एमफेक्स में, जबकि सी विजिल और ट्रॉपिक्स में भारत की नौसेना रहती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं, इनका नाम है आयशा अजीज। ठीक है, कहाँ की हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर की। इनकी उम्र महज 25 वर्ष है। इसके साथ सबसे कम उम्र में पायलट का लाइसेंस पाने वाली भी ये थी। मात्र 21 वर्ष में इन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग करी और अब ये महिला पायलट बन चुकी हैं। 25 वर्ष की उम्र में जम्मू कश्मीर की हैं। नाम है आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है इस वर्ष? आपका उत्तर होगा 53वें स्थान पर, जबकि 2019 में इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में भारत को 51 पायदान पर रखा गया था। ये लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका उत्तर होगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। ठीक है, जिसमें भारत को 53वां स्थान मिला है 2020 के सूचकांक में। वहीं बात करें 2019 में 51वें पायदान पर रखा गया था। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? नॉर्वे ने प्राप्त किया है। और अंतिम पायदान पर रखा गया है उत्तर कोरिया को। कुल मिलाकर 167 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी। इसके साथ याद रखेंगे भारत को किस प्रकार की डेमोक्रेसी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में, फ्लॉड डेमोक्रेसी में। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में भारत ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 1 वर्ष के लिए सैन्य शासन लागू किया गया है? तो ये है म्यांमार। म्यांमार में आपने पढ़ा होगा हाल ही में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ई कैबिनेट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी अब
प्रोसीडिंग होगी वह पेपरलेस तरीके से होगी, यानी पेपर का उपयोग नहीं किया जाएगा, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 नंबर का एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ भूमाफियों पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 डिजिट का एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है किस स्थान पर? 50वें स्थान पर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपका उत्तर होगा ब्लूमबर्ग के द्वारा। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 2021 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन कह रहा है, इस अभियान की शुरुआत विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से की गई। दूसरा कथन कह रहा है, यह अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। तो जो आपका पहला कथन है वह बिल्कुल सही है। इस अभियान की शुरुआत विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, लेकिन यह अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी, यानी संपूर्ण भारत में से शुरू किया गया है। इसके साथ इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखना है, वह भी काफ़ी चर्चा में थी। टैगलाइन क्या थी? कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल्स। ठीक है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल, ये इसकी टैगलाइन थी। ठीक है, तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है जय शाह। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीसीसीआई के सचिव हैं और अब ये बन गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो आपका उत्तर होगा नजमुल हसन की, यानी इनके पहले एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष थे वे नजमुल हसन थे, अब नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर होगा लेह लद्दाख में। कहां पर? लेह में। ठीक है, वित्त वर्ष का जो बजट था आपका, बजट के समय इसकी घोषणा की गई थी कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इसे किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो इसे तैयार किया गया था मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम, इनके नेतृत्व में। तो नाम याद रखेंगे, नाम क्या है इनका? इनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की जो इकोनॉमिक्स डिवीज़न है वही आर्थिक सर्वे तैयार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने की उम्मीद व्यक्त की गई है? तो कितने रहने की उम्मीद व्यक्त की गई है? आपका उत्तर होगा 11%। ठीक है, वास्तविक जो है वो 11% रहेगी। यदि सांकेतिक पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा 15.4%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये पहला देश का जेंडर पार्क लैंगिक समानता पर ये बनाया जा रहा है। कहाँ पर? केरल में। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे इसको क्योंकि ये देश का पहला जेंडर पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पारगमन यातायात की सुविधा देने की घोषणा की है या इसे प्रदान किया है? तो आपका उत्तर होगा नेपाल। ठीक है, यानी नेपाल में पारगमन का मतलब होता है आप आर पार जा सकते हैं। ठीक है, और ये सुविधा किसने दी है? भारत ने दी है। नेपाल से बांग्लादेश को भी कनेक्ट किया जाएगा इसी घोषणा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ठीक है, रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आप ऑलरेडी इससे परिचित होंगे, आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है,
इस उत्तर प्रदेश ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की थी? तो आपको पता है अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी और इसी को दिया गया था प्रथम पुरस्कार। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो श्री राम भगवान की मंदिर की जो भव्य झांकी थी इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसे तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क तथा संस्कृति विभाग के द्वारा। तो याद रखेंगे संस्कृति विभाग को ही सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने के फैसले पर तत्काल अस्थायी रोक लगा दी है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर। ठीक है, इस पर अभी हाल में ही अमेरिका ने कई सैंक्शंस लगाए हैं जिनमें से एक यही है कि इसे F-35 फाइटर जेट नहीं बेचे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के 122 सैनिकों ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लिया था। ठीक है, क्यों हिस्सा लिया था? क्योंकि भारत को उन्होंने इनवाइट किया है अपनी 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, भारत से सहयोग की आकांक्षा की है और याद रखेंगे भारतीय गणतंत्र दिवस की 2021 की परेड में बांग्लादेश के 122 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इनका नाम है मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार को सबसे पहले कोविड टीका लगाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले टीकाकरण किस दिन से शुरू हुआ था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आपका उत्तर होगा 16 जनवरी 2021 से। ठीक है, दिल्ली के एम्स में शुरुआत हुई थी और पहला टीका मनीष कुमार को ही लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत को रखा गया है 86वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 86वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर वियतनाम रहा, सबसे नीचे इस पायदान पर रहा ब्राज़ील। ये एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 86वें पायदान पर रखा गया है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड को रखा गया है, दूसरे स्थान पर वियतनाम को रखा गया है, जबकि ब्राज़ील को अंतिम स्थान पर रखा गया है। ये कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली एक लाइन पूरी की है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक रेलवे लाइन जोड़ दी है। ठीक है, किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा लासा को निंगची से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? किसने? भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे आसान क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं मानवाधिकार प्रकोष्ठ सेल के? तो आपका उत्तर होगा गौतम चौहान। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, दीपोर बील जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य का रामसर स्थल है? तो आपका उत्तर होगा असम का। क्लियर हो गया। ठीक है, यह गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर में स्थित है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जिलाधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब तक? आपका उत्तर होगा वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है, देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% घरों में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसने 100% घरों में गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को पूरा किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है।
किस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हिमाचल राज्य के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो इसे 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया से। इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था और इसी मामले में हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी सबसे पहले इसने 100% गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादों को, रक्षा टूल्स को बनाया जाए और इसीलिए आत्मनिर्भरता अभियान के रूप में सृजन पोर्टल की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों से संबंधित निषेध संधि कब लागू की गई है? तो इसे लागू किया गया है कब? 22 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसमें 120 देशों ने हाल ही में हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पार्क को लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी सूचनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाना, उनमें जागरूकता फैलाना। ठीक है, याद रखेंगे किसने इसको लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। ये मंत्री कौन है जिन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था? तो इनका नाम था उस समय प्रकाश जावड़ेकर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं इस प्रश्न के संबंध में। परमाणु हथियार संबंधित निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो परमाणु शक्तियां हैं, ठीक है, उनको एक मंच पर लाना, विश्व के अन्य देशों को एक मंच पर लाना ताकि वे परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए काम करें। लेकिन जो भी परमाणु शक्तियां थीं, जिनके पास पहले से परमाणु शक्तियां हैं, उन देशों ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और ये विश्व की पहली ऐसी संधि है जिसमें बड़े देश शामिल नहीं हैं, फिर भी वह लागू हो गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संधि को पारित किया था और इस संधि के पक्ष में शुरुआत में ही 122 देशों ने लगभग इसके पक्ष में वोट किया था, जबकि एक देश नीदरलैंड ने इसके विपक्ष में वोट किया था। भारत, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। ठीक है, इन देशों ने लगभग 69 देश थे जिन्होंने इस संधि में वोटिंग करने के लिए हिस्सा ही नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद ये संधि लागू हुई। क्लियर हो गया? भारत ने क्लियर कर दिया था कि वे इस संधि के समर्थन में नहीं हैं। जब 2017 में इस संधि का प्रोफार्मा रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो कहा गया था कि अगर ये जो संधि है, ये 50 देश इसे अगर अनुसमर्थन दे देंगे, ठीक है, रेक्टिफाई कर देंगे, तो 90 दिन के अंदर ये जो संधि है वो प्रभावी हो जाएगी। और 50 देशों ने इसको अपना समर्थन दे दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया। जो 50वां देश था वह कौन था? वह था होंडुरास। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 50वां देश होंडुरास था। जब उसने रेक्टिफाई कर दिया तो उसके 90 दिन के बाद यानी 22 जनवरी 2021 को इस संधि को क्या कर दिया गया? इस संधि को प्रभावित कर दिया गया। ठीक है, प्रभावी बना दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया अमेरिका के द्वारा, भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हमारे जो भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, जो वहाँ पर अभी फिलहाल में पोस्टेड है, उन्हीं को सम्मानित किया गया, उन्हीं ने इस अवार्ड को ग्रहण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो नए अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है वर्षा जोशी। क्या नाम है? इनका नाम है वर्षा जोशी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आपका उत्तर होगा दिलीप रथ का। अगला प्रश्न है, किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो देश का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर निर्माता कंपनी का नाम है सोनालिका। इसने
इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? टाइगर इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2021 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से फिल्म जल्लीकट्टू नामित की गई थी। यह किस भाषा में है? तो जल्लीकट्टू आप जानते हैं किस भाषा में है? मलयालम भाषा में है। और ये 2021 के लिए भारत की ओर से फिल्म ये नामित हुई थी। ठीक है। निर्देशक का, डायरेक्टर का नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिजो जोस पेलिसरी, ये नाम था इनका। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से किया? तो आपका उत्तर होगा गुजरात हाईकोर्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ के आदेश पर गुजरात उच्च न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया गया। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला न्यायालय बन गया है। अगला प्रश्न है 2020 का भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर होगा किस किस को प्रदान किया गया है? ठीक है, रोजर पेनरोसे को, एंड्रिया घेज को और रिनहार्ड गेंजिल को, यानी उपयुक्त सभी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। ब्लैक होल और आकाशगंगा से जुड़ी खोज के लिए इन्हें 2020 का भौतिक नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो आपका उत्तर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। नॉर्वे नोबेल समिति ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों को मदद करने वाली संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार थे। ठीक है। बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम में है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे आपका उत्तर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो आपका उत्तर होगा किसको प्रदान किया गया? इमैनुएल शारपेटिये और जेनिफर डार्डना को। तो आपका उत्तर होगा बी और सी दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। किन्हें किन्हें दिया गया है? पहली है फ्रांस की प्रोफेसर इमैनुएल शारपेटियर, दूसरी हैं अमेरिका की जेनिफर डार्डना। ठीक है। और किस तकनीक के लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग के लिए। इस नई तकनीक के कारण कैंसर और अन्य आनुवांशिक रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 कवयित्री लुइस ग्लिक को प्रदान किया गया। लुइस ग्लिक किस देश की नागरिक हैं? आपको ये बताना है। तो ये कहाँ की नागरिक हैं? ये हैं आपके अमेरिका की नागरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है सृजन पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा था सृजन पोर्टल किसने शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। रक्षा के आयात को कम करना इसका उद्देश्य है। भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा उत्पाद हैं उनका उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। जबकि सत्यभामा पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा सीमा नंदा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं और इन्हें हाल ही में अमेरिका में श्रम विभाग में सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। कोरोना संकट पर गंभीर रूप से सामना करने वाले यूरोप का वह देश जो मास्क फ्री देश बन गया, तो आपका उत्तर होगा कौन सा देश बन गया? इटली। ठीक है। ये यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बना है, जबकि पूरे विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बना था? हमने कल ही पढ़ा था, इजराइल। ठीक है। और मास्क फ्री देश कब बनता है? जब वो 100% वैक्सीनेशन कर लेता है। तो 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य सबसे पहले इजराइल ने प्राप्त किया और ये सबसे पहले मास्क फ्री देश बन गया। उसके बाद यूरोपीय देश बना है इटली। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ही सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है।
जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। 2021 की थीम क्या है? एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। क्या है? एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण 2021 की थीम है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के। इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लिया था। ठीक है, और उसके पहले तीरथ सिंह रावत थे, तो उनके स्थान पर अब ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे लगातार 5वीं बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सबसे अच्छे कोविड-19 मेजर्स को अपनाने के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, यानी कोविड-19 से बचाव के लिए जितने भी मेजर्स थे उनका बहुत अच्छे से पालन किया गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के द्वारा, और इसीलिए से भी सम्मानित किया गया है। तो रोल ऑफ एक्सीलेंस आपको याद रखना है कोचीन है, और अगर कोविड-19 संबंधित है तो आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से भारतीय बल्लेबाज हैं? तो आपका उत्तर होगा मिताली राज। ठीक है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इन्हें प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रहे, ये गाय के गोबर से बनाया गया प्राकृतिक पेंट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सर्वाधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? तो इनका नाम है मिताली राज। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुल मिलाकर कितने इन्होंने रन बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत टॉप 20 में शामिल है। भारत को 20वें स्थान पर रखा गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। किसके द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया जाता है? तो आप जानते हैं स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत को 2021 में 20वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2020 में भारत कौन से स्थान पर था? 23वें स्थान पर था, जबकि 2019 में भारत 17वें पायदान पर था। पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर आपका इजराइल है। जबकि शहरवार रैंकिंग में देखें तो शहरवार रैंकिंग में सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, और टॉप 20 जो शहर हैं उसमें भारत के 4 शहरों को स्थान मिला है। नोट करेंगे किसको? बेंगलुरु को, नई दिल्ली को और मुंबई को। 4 नहीं, 3 ही शहरों को स्थान मिला है टॉप 20 शहरों में। देशों की रैंकिंग में तो भारत का स्थान 20वां है, लेकिन हम यहाँ पे शहरों की रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो 20 टॉप 20 शहरों में भारत के 3 शहरों को, 3 सिटीज़ को शामिल किया गया है, बेंगलुरु को, दिल्ली को, मुंबई को। ठीक है, जिसमें 10वां स्थान किसका है? बेंगलुरु का है। और अगला प्रश्न है, किसको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रमन मीनाक्षी सुंदरम। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्हें भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो वे रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितने बार? 6 बार। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को कौन सा मंत्रालय प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर होगा खेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इन दोनों ही मंत्रालय को प्रदान किया गया है अनुराग ठाकुर को। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आप जानते हैं मंत्रिमंडल में बड़ा परिवर्तन किया गया था, तो उनको आपको याद रखना है। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को
मोदी सरकार में कौन सा मंत्री बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने बढ़ते हुए मोटापा को देखते हुए यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने दिन के समय में टीवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार के जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को टॉप 10 में स्थान मिला है। भारत का स्थान 10वां है। अमेरिका को इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु इकाई की शुरुआत की या किस देश ने की है? तो आपका उत्तर होगा रूस ने। ठीक है, रूस की कंपनी है रोसाटोम, जिसने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु इकाई की शुरुआत की है। याद रखेंगे, रूस की कंपनी का नाम है रोसाटोम। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शालीन डी कुमार। ये बनी है मिशिगन के पूर्वी जिले की फेडरल जज। हाँ, इसके साथ आप याद रखेंगे ये केवल पहली भारतीय नहीं है जिन्हें फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, बल्कि ये पहली एशियाई महिला है, इसीलिए इनका नाम याद रखेंगे। शालीन डी कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने निशानेबाजी विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है राही सरनोबत। नाम क्या है इनका? इनका नाम है राही सरनोबत। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है संजय घोष। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हें किसके लिए चुना गया है? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए। अमेरिका की एकेडमी है, ठीक है, और ये भारत के प्रसिद्ध इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराने वाला एक उच्च हाई शक्ति वाला लेजर का सफल परीक्षण किया है? आपके विकल्प क्या हैं? आपके विकल्प हैं भारत, अमेरिका, इजराइल, चीन। तो आपका उत्तर होगा इजराइल। इजरायली सेना ने हवा में ड्रोन को मार गिराने वाले एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किस देश की भारोत्तोलक लॉरेन हबर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? तो इनका नाम है लॉरेन हबर्ड। किस देश की हैं? तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2021 को कोयला मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो आपका उत्तर होगा कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर होगा इसमें छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? उड़ीसा है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, 1983 विश्व कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? तो 1983 के कौन थे विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी? इनका नाम था यशपाल शर्मा और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। हार्ट अटैक आया था इन्हें। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। पूछा जाएगा किस खेल विधा से जुड़े थे? तो आपका क्या उत्तर होगा? क्रिकेट खेल विधा से। इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, मेफ्लावर 400 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो कि समुद्र में प्रदूषण का अध्ययन करेगा, साथ में देखेगा कि समुद्र में कितना प्लास्टिक का कचरा है, ठीक है। तो मेफ्लावर 400 क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, मानव रहित है। इसे भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव के लिए घोषित योजना आशीर्वाद का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने
इस योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, वे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही उन्हें पेरेंटिंग यानी गार्जियनशिप दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का दुनिया का सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश भारत बन गया? तो भारत कौन सा देश बन गया है? आपका उत्तर होगा भारत बन गया है 5वां देश। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया है? तो ये बन गए हैं जसवंत सैनी, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में विश्व बैंक में किसे नया शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? तो नए शिक्षा सलाहकार के रूप में कौन नामित हुए हैं विश्व बैंक में? इंपॉर्टेंट, आपको इसको टिक करना है। तो इनका नाम है रणजीत सिंह दिसाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके पहले रणजीत सिंह दिसाले किस कारण चर्चा में थे? यहाँ पे दिलासे लिखा है, क्या होगा यहाँ पे? दिसाले होगा। ठीक है, ये पहले से ही चर्चा में थे। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पिछले वर्ष 2020 में? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और उसके बाद ही इनकी जो ख्याति है वो पूरे दुनिया में फैल गई और अब ये बन गए हैं विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? इनका नाम है नरेश बन्ना। ठीक है, ये बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा किसे नहीं होता है? तो किन्हें नहीं होता है? आई फ्ले के मरीजों को इसका खतरा नहीं होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से फॉर्म किया गया है। यहाँ पर होगा ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा किसे है? ठीक है, तो किसे है? मधुमेह के रोगियों को है। जबकि ये जो दे रखे हैं अंग प्रत्यारोपण वाले जो मरीज हैं उन्हें भी ये प्रभावित नहीं करता है। आई फ्ले के मरीजों को प्रभावित नहीं करता है, यानी जिनकी अभी हाल में सर्जरी हुई है, ठीक है, जिन्हें जलने का घाव है, ठीक है, अन्य प्रकार से किसी प्रकार की उन्हें चोट लगी है, वे भी प्रभावित नहीं होते हैं। साथ में हेमोक्रोमैटोसिस के भी जो जिनके अंतर्गत लोहे की अधिकता है, ठीक है, आयरन की अधिकता है जिन रोगियों में, वे भी ब्लैक फंगस से प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, आयरन डोम के निर्माण में किस देश ने इजराइल का समर्थन किया था? तो आप जानते हैं, हमने आपको कल ही बताया था, इसको किसने समर्थन दिया था अपना? अमेरिका ने। ठीक है, जबकि मदद किसने की थी? फ्रांस की कंपनी ने। नेक्स्ट है आपका, वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार EPF अंशदान की नई सीमा क्या है, जिसमें बजट में छूट दी गई है? ठीक है, जिसमें ब्याज में छूट दी गई है, आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें, हीट वेव्स, किस क्षेत्र के गर्म होने के कारण हो सकती है? तो हाल ही में भारत के और ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने एक शोध किया था जिसका शीर्षक था लार्ज स्केल कनेक्शन टू डेडली इंडियन हीट वेव्स। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो हीट वेव देखी गई उसका कारण है आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता टेम्परेचर। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए भारत में हीट वेव्स भी बढ़ रही हैं। और इसमें किसने सपोर्ट किया अध्ययन में? तो भारत और ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर की टॉप 10 में स्थान दिया गया है? तो इनका नाम है अडार पूनावाला। इन्हें टॉप 10 में शामिल किया गया है भारत के फॉर्च्यून लिस्ट 50 में। ठीक है, भारत के नहीं, ये भारतीय ये हैं। और ये जानते हैं फॉर्च्यून 50 लिस्ट अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। ग्रेटेस्ट लीडर की यहाँ पर बात की जाए तो टॉप 10 में एकमात्र शामिल हैं अडार पूनावाला। जबकि पहले नंबर पर कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड की जेसिका लॉरेल अर्डनल। ये पहले स्थान पर हैं फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर की इस सूची में। और भारत से अडार पूनावाला को स्थान मिला है। आप जानते हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है। नेक्स्ट है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2020 की एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप का मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा।
ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट मई 2020 से सितंबर 2020 तक दुनिया भर में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। इस असमानता आदि एक शांतिपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को इसमें लोगों के अनुसार इसमें नामित किया गया। लोगों से पूछा गया कि आने वाले समय में यानी 2030 तक कौन कौन सी चुनौतियां सबके समक्ष खड़ी होंगी, ठीक है। और इसी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। किस प्रकार से शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जाए और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शांतिपूर्ण समाज को बनाने में प्रभावित करते हैं, इन्हीं सबको पूछा गया था, लोगों से ये सर्वे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस देश में स्थित ला साउरेरे ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। एफ साइलेंट होता है इसका, तो आप इसको चाहे तो जैसे इसमें लिखा हुआ है सोफ्यूरे ऐसे पढ़ लें, या जो इस तरह से एफ साइलेंट करके लिखा है आप उसे इस तरह से पढ़ें, ठीक है। कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका हाल ही में ये विस्फोट हुआ था कहाँ पर, तो आपका उत्तर होगा सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस में। एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्या है, ये कैरेबियाई द्वीप है और यहाँ पर ही 1 दशक के बाद ला सोरेरे में विस्फोट देखा गया है, ठीक है। तो ये आज का सेशन हो गया। कुल मिला के 100 करंट अफेयर्स हमने पूरे कर लिए। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और इसके साथ ही यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगले 100 करंट अफेयर्स हम करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें मैंने देखा इस वाले सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे ताकि हम जो है अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में कवर कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।